यार ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने पढ़ने थे ये यूरोपियन मैप में। यूरोपियन मैप तो शेयर किया था आपको, मैंने शेयर किया था ग्रुप में। जी सर। ठीक है, तो उससे सबसे पहले कौन है यूरोपियन मैप जो था? ये वर्ल्ड मैप करें पूरा। ये पूरी अर्थ है, जमीन है, ठीक है। ये जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन जाती हैं, ठीक है, ये दो किस्म की लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। ये जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। ये जो 0 डिग्री के ऊपर है, जो 0 डिग्री जो लाइन है ये लैटिट्यूड लाइंस, इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन। और ये जो दूसरी लाइन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, जो जितनी भी लाइंस है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, ये जो लाइन है ना ये आपकी पैरेलल लाइन होती है। अनइक्वल लेंथ होती है लेकिन पैरेलल होती है, मतलब लेंथ में अनइक्वल होती है लेकिन होती पैरेलल लाइन से, ठीक है। पैरेलल लाइन, ठीक है। इन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। और ये जो लाइंस आ रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये अल्टीमेटली सारी जो पोल्स के ऊपर जो है ना यहाँ पर जाके मर्ज होती है। बस साउथ नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे मर्ज होती है, यहाँ पे पोल के ऊपर, ठीक है। इन लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। समझाने के एक्चुअली जो ये लाइन जो मैंने लिखी है इसलिए लिखी है कि यहाँ पर एक कंट्री है, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। नजर आ रहा है मैप में? एक मिनट दिखाता हूँ। यूरोप में यूके, ठीक है, वहां पर एक टाउन है लंदन में, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रीनविच टाउन, ठीक है। ग्रीनविच टाउन से ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो सेंटर वाला जो लाइन है जिसके 0 डिग्री लाइन से कहते हैं, ये लाइन ग्रीनविच टाउन यूके से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? ग्रीनविच लंदन में एक शहर है, टाउन है, वहां से गुजर रही है। ये कौन सी लाइन? लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बिल्कुल, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी लाइन के बेस पर हम जो वर्ड है इसको हमने टाइम फ्रेम में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। इसी लाइन के बेस के ऊपर हम मतलब किसी भी कंट्री का टाइम बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है, 0 लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मतलब टाइम एग्जैक्ट बज रहा है 12, मतलब कहेंगे 12 PM बज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। लाइन पे हम जो है टाइम रिकवर कर सकते हैं किसी मतलब ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन लाइन, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। मैं लिख लेता हूँ प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसी लाइन के बेस पर इसको एक रेफरेंस समझ के हम किसी भी कंट्री का जो टाइम है वो मालूम कर सकते हैं कि मतलब ये जो लाइन है ये आपकी रेफरेंस लाइन है। सपोज मैंने मिसाल यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है ना, जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, ईस्ट की तरफ, ठीक है, राइट हैंड की तरफ, जो टाइम होगा वो उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, तो 12 PM से इंक्रीज होगा, मतलब 1, 2, 3 बज रहे होंगे। लेकिन हम जब ये लेफ्ट की तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ ये लॉन्गिट्यूड लाइन पे आएंगे तो टाइम पीछे जा रहा होगा, मतलब 12, 11, 10 से 9 बज रहे होंगे, ठीक है। ये आपकी जो राइट तरफ हम जाएंगे, अब यहाँ पर पाकिस्तान, अब ये डिग्री की मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है एग्जैक्टली, मतलब समझ लेंगे आप 0 टाइम है यहाँ पर, 0 टाइम है, मतलब आप समझ लेंगे 0 मिनट है, 0 सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर है सपोज ये 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री के बराबर होती है 4 मिनट से। कितने मिनट? 1 डिग्री जो इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है। तो 15 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होगी? 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे के 60 मिनट बराबर होगी। तो पाकिस्तान आप देखेंगे ना, पाकिस्तान यहाँ से जितनी भी लाइंस आ रही है, ये जितनी भी डिग्री सेंटीग्रेड लाइंस आ रही है, पाकिस्तान 60 डिग्री के ऊपर है। कितने डिग्री के ऊपर? 60 डिग्री के ऊपर, मतलब पाकिस्तान यहाँ पे लंदन से कितने घंटे आगे है?
15 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के बराबर है। ये तो 60 डिग्री के कितने घंटे के बराबर होगी? 5 आवर्स। ठीक है ना, मतलब ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि ग्रीनविच जो मेन टाइम है, ग्रीनविच जो मीन टाइम है, इस हिसाब से पाकिस्तान कितने घंटे आगे है। ठीक है, अगर लंदन में अभी 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 5 बज रहे हैं, और लंदन में 5 बजेंगे, यहाँ पर कितने बजेंगे? 10 बजेंगे, मतलब 5 घंटे आगे। ठीक है, लेकिन हम इस तरफ आएंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे, टाइम कम होगा। ठीक है, अभी जितने भी यहाँ पे जितने भी जो कंट्रीज आ रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उनका जो टाइम होगा लंदन से ज्यादा होगा, आगे होगा। ठीक है, जो वेस्ट की तरफ आएंगे, जितने भी कंट्रीज आएंगी, उनका जो टाइम होगा लंदन से पीछे होगा। मतलब वो भी हमसे 5 घंटे जो है हम पीछे होंगे मुझे। ईस्ट में जो है हम आगे ईस्ट जो जितने भी कंट्रीज है ना, ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ईस्ट में जितने भी कंट्रीज होंगे वो जाहिर सी बात है वो आगे होंगे, उनका टाइम जो होगा वो आगे होगा। जो यहाँ से होंगे लेफ्ट की तरफ होंगे वो पीछे होंगे। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे बताना था। इसमें एमसीक्यू ये आता है कि जो जीएमटी लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ये प्राइम मेरिडियन लाइन को कहते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन ये कौन से कंट्री से गुजर रही है? क्या बताया कौन से कंट्री से? लंदन से, यूके से गुजर रही है। लंदन में एक टाउन है ग्रीनविच टाउन, वहां से गुजर रही है। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू ये आता है कि पाकिस्तान मतलब कितने मतलब घंटे आगे मतलब यूके थे, मतलब ग्रीनविच से 5 घंटे आगे। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि 1 डिग्री जो होती है कितने मिनट के बराबर है? 4 मिनट्स के। मतलब 15 डिग्री में कितने बराबर होगी? 1 घंटे के। ये इतने एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, ये बताने का मकसद यही था। ठीक है, यूरोप के बारे में एक और चीज मैंने भूल गया था उस दिन कि दुनिया में एक वाइड कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू मैंने कई बार पढ़ा भी हुआ है बुक्स के ऊपर, शायद टेस्ट में भी आया हुआ हो। ठीक है, कौन सा ऐसा डेजर्ट है जहां पे कोई डेजर्ट नहीं है? कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई डेजर्ट नहीं है? कौन सा कॉन्टिनेंट है वो? यूरोप कॉन्टिनेंट। लोग पहले पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ के आए ना, यूरोप मतलब ये वाइड कॉन्टिनेंट जहां पे कोई डेजर्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है? वो है अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल कितने कंट्रीज हैं? 54 टोटल 54 कंट्रीज हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक स्टेट है, यहाँ पर स्टेट है जो अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है। वो कौन सी स्टेट है? स्टेट का पता है? स्टेट क्या होती है? स्टेट पानी की एक पट्टी या पानी की लेयर जो मतलब दो ड्राई एरियाज को या दो टेरिटरी एरियाज को सेपरेट करती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्टेट। और कौन सी वो स्टेट है जो अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है? इसका क्या नाम था? जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट मैंने बताया भी था पहले। ये जो स्पेन है ऊपर, स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में। ठीक है, नीचे आपका मोरक्को है, मोरक्को अफ्रीका में आता है। मोरक्को और स्पेन के दरमियान ये लेकिन आप स्पेस बना हुआ है, इधर मेडिटेरियन सी इधर लिखा हुआ है, मेडिटेरियन के बिल्कुल साथ में यहाँ पर स्पेस बना हुआ है। इस तरफ मेडिटेरियन सी है और इस तरफ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इस तरफ मेडिटेरियन सी है और इस तरफ अटलांटिक ओशन है। मतलब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दो वाटर बॉडीज कौन सी हैं? मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को सेपरेट करती है। और उसके अलावा यही स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दो कंट्रीज को सेपरेट करती है। कौन से? मोरक्को और स्पेन। मतलब मोरक्को और स्पेन और दोनों डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, मतलब दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन कौन से कॉन्टिनेंट को? यूरोप और अफ्रीका को। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक हो गया। अब ये इसके जिब्राल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी को भी आप एज अ बाउंड्री लाइन तस्लीम कर सकते हैं, इसको भी एज अ डिक्लेयर कर सकते हैं बाउंड्री लाइन बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है रेड सी। रेड सी, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के बिल्कुल राइट साइड की तरफ रेड सी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एक बाउंड्री लाइन है, लेकिन ये दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है, डिफरेंट दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है। इस तरफ आपका एशिया है, इस तरफ दूसरी तरफ अफ्रीका है। और अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करने वाला जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है? रेड सी। रेड सी। अब एक और स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम तकरीबन 3 स्टेट कर चुके हैं। एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ी है हमने, एक बेरिंग स्टेट पढ़ी थी हमने, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में, और उसके अलावा बॉस्फोरस स्टेट हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम पढ़े स्टेट बाबुल मंदेब। लिख लेता हूं, बाबुल
बाब अल मंदेब स्ट्रेट। हाँ, ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट ये कहां पर है? ये नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है नीचे रेड सी के बिल्कुल आप नीचे आए ना, दो कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, एक इरिट्रिया, दूसरा है यहाँ पे जिबूती। जिबूती से नहीं मेंशन किया हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा कंट्री है जिबूती लिखा हुआ है इधर, जिबूती। ये जिबूती और इरिट्रिया, और ऊपर यमन है, ठीक है, यमन। नजर आ रहा है? यमन और जिबूती, समझ में आती है? देखिए समझे? यस सर। जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है, इस यहाँ पर ये स्टेट है और ये स्टेट सेपरेट करती है, मतलब यहाँ पर अफ्रीका को एशिया से। एशिया का कौन सा कंट्री है ऊपर? यमन। यमन एशिया में आता है, ठीक है ना, मतलब ये जिबूती, इरिट्रिया एंड यमन, ठीक है ना। ऊपर लिखा हुआ है गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन में ये सारे कंट्री, यमन आ जाता है, ओमान, यमन, ओमान, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये गल्फ ऑफ एडन में आ जाते हैं। मतलब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मतलब ये जो मतलब जो स्टेट ऑफ जो बाब अल मंदेब है, ठीक है ना, ये सेपरेट करती है अफ्रीका को फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन से। गल्फ ऑफ एडन में कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? यमन और ओमान, ठीक है। यमन आप देखें ना, यमन नीचे लिखा हुआ सना उसका कैपिटल है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब एक तरफ ये यमन एक टेरिटरी है, नीचे ये दो कंट्रीज हैं जिबूती और इरिट्रिया, इनके दरमियान एक पानी की जो पतली सी जो पट्टी है, ठीक है, उससे हम कहते हैं बाब अल मंदेब स्टेट, ठीक है। बाब अल मंदेब स्टेट की मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर मतलब काफी रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी बड़ी जो पावरफुल जो कंट्रीज हैं, खासतौर से चाइना और यूएसए, इनकी वहाँ पर नेवल बेसेस भी मौजूद है, ठीक है। अक्सर मतलब वहाँ पे खदशा होता है कि इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई जंग हो सकती है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मतलब आप देखेंगे ना, ये बाब अल मंदेब से काफी कंट्रीज का जो ट्रेड है, ठीक है, वहाँ यहीं से गुजर रहा है, ठीक है। चाइना भी मतलब अपना जो इंपोर्ट है वहाँ से मतलब तकरीबन कंट्रीज बाब अल मंदेब के जरिए मतलब बाकी कंट्रीज की तरफ भेज जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, बाकी जितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो यहाँ इसी बाब अल मंदेब जो स्टेट है यहाँ से ट्रेड करती है, ठीक है। इसलिए इसकी मतलब ट्रेड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ट्रेड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब इकोनॉमी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए वहां पर मिलिटरीली काफी कंट्रीज वहां पर मौजूद है, ठीक है। कौन कौन से पावरफुल कंट्रीज मौजूद है? चाइना और यूएसए खास तौर पर, ठीक है। ये आपकी बाब अल मंदेब स्टेट होगी। गोल्फ कौन सा है जी? गोल्फ जो आपने बताया, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, अब ये भी सवाल आता है कि जो रेड सी है, रेड सी के साथ कौन से कंट्रीज का बॉर्डर लग रहा है, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है रेड सी के साथ, हाँ, सीड्स, और ये लिख लें आप सीड्स, ठीक है। एस के साथ आपका हो जाएगा सूडान, ठीक है ना। ई के साथ इरिट्रिया, दूसरी ई के साथ इजिप्ट, ये सीड्स जिबूती, और यहाँ पे सोमालिया। सीड्स ये कंट्रीज है जिनका मतलब रेड सी के साथ बॉर्डर लग रहा है, मतलब रेड सी के साथ यहाँ रेड सी ये कंट्रीज मतलब वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। कौन कौन से सीड्स? सूडान, इरिट्रिया, इजिप्ट, सोमालिया और जिबूती, ठीक है।
और सोमालिया को आप देखेंगे ना, सोमालिया की जो स्ट्रक्चर है ना, शेप है बिल्कुल मतलब इसके कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सोमालिया का टाइटल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया का एक मतलब एक नाम दिया जाता है इसको, सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल है, ठीक है, बड़ा मशहूर कैनाल है, आपने सुना भी होगा, स्विस कैनाल ना, स्विस कैनाल। ठीक है, ये स्विस कैनाल कहां पर है? इजिप्ट में। ठीक है ना, इजिप्ट में ये स्विस कैनाल भी दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। कौन कितनी बॉडीज को? दो वाटर बॉडीज। कौन सी? एक तरफ नीचे रेड सी है और ऊपर मेडिटेरेनियन सी। ले हां सर, ये एक आर्टिफिशियल स्विस कैनाल, ठीक है ना, ये बना हुआ है बिल्कुल कायरो के ऊपर। ठीक है ना, ये मतलब ऊपर आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये सारा मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर बिल्कुल ये स्विस कैनाल बना हुआ है और नीचे रेड सी है। मतलब ये दो वाटर बॉडीज को, बड़े सीज को सेपरेट कर रहा है। कौन सा? या कनेक्ट कर रहा है स्विस कैनाल, नीचे रेड सी और ऊपर मेडिटेरेनियन सी। इसी स्विस कैनाल के जरिए भी मतलब काफी कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, काफी कंट्रीज में जो बड़े-बड़े जहाज हैं इस स्विस कैनाल से गुजरते हैं। कुछ एक साल पहले एक जहाज, आपने सुना भी होगा कि स्विस कैनाल में एक जहाज फंसा हुआ था वहां पर, शायद आपने ना सुना हो। ठीक है ना, इसको सर्च कीजिएगा ना, एक मतलब वहां पे बड़ा एक जहाज फंस गया था स्विस कैनाल में। ठीक है, इसकी वजह से मतलब काफी मतलब कंट्रीज में जो ट्रेड था वो रुक गया था, हार्ड हो गया था। ठीक है, तो ये स्विस कैनाल बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये अभी एक्चुअली है मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के अभी कब्जे में नहीं है। ठीक है ना, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कैनाल है। ठीक है, सारे कंट्रीज इसको मतलब यूज कर सकते हैं। लेकिन 1956 में इसको इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, कह दिया कि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, इस नेशनलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि मतलब उसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है। अब जितने भी यहाँ पे जहाज गुजरेंगे वो हमारी मर्जी से गुजरेंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ये जो पीसफुल जो पैसेज है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे बाकी कंट्रीज को। ठीक है, इस वजह से क्या किया कि यूके, फ्रांस और इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके खिलाफ? इजिप्ट के खिलाफ। इजिप्ट के खिलाफ, क्योंकि इन कंट्रीज का मतलब वहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। स्विस कैनाल के जरिए उनके बड़े-बड़े जहाज गुजरते गए, ट्रेड करते थे आपस में। ठीक है, बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती थी। इसी वजह से जब 1956 में वहां पे अब्दुल जमाल नासिर का प्रेसिडेंट था वहां पर उस वक्त। ठीक है, अब्दुल जमाल, इस बंदे ने नेशनलाइज कर दिया किसको? स्विस कैनाल को। ठीक है, इजिप्ट में, इजिप्ट वालों ने। ठीक है, तो यूके ने, फ्रांस ने और इजराइल ने इसके ऊपर जंग छेड़ दी। मतलब इसको मीडिएट करने के, इसको खत्म करने के लिए कौन आ गया बीच में? यूएसए आ गया था, अमेरिका आ गया था। ठीक है, ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि मतलब कब स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया गया था, या अक्सर काफी मतलब एमपीएससी टेस्ट में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, वन पेपर एमसीक्यूज में मतलब स्विस कैनाल को कब नेशनलाइज किया गया था? 1956 में। ठीक है ना, और ये भी सवाल आ सकता है कि जब इसने नेशनलाइज किया तो कौन सी कंट्रीज ने इजिप्ट के ऊपर जंग छेड़ दी थी? ठीक है, यूके, फ्रांस और इजराइल। ये भी सवाल आ सकता है कि जब जंग छिड़ गई तो कौन सा कंट्री बीच में आ गया उनको मीडिएट करवाने के लिए? कौन सा? यूएसए, अमेरिका। ठीक है, ये सारे सवाल जो आ सकते थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, 1956 ये ईयर याद कर ले आप। एक मिनट, नाम याद आ गया सर? ये यूएसए जवान नासिर से रिपीट करें जी जी। यूएसए वाला यूएसए मीडिएट करने के लिए मतलब जंग को रोकने के लिए, ठीक है, इसको मतलब इंटरवीन करना पड़ा यूएसए को। ठीक है,
यूके, फ्रांस और इजराइल, ये तीनों उसके वो है ना, क्या कहते हैं कि मतलब अलाइज है यूएसए के, ठीक है। तो मतलब वो खुद को एक सुपर पावर समझता है कि जितना दुनिया में जहां कहीं भी कंफ्लिक्ट होगा तो मैं आके उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, वहां पे मीडिएट कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए यूएसए आया, क्योंकि वहां पे उसके अपने इंटरेस्ट है यूएसए के, उसका भी वहां से ट्रेड गुजरता, उसके वहां पे नेवल बेसेस मौजूद थे, तो इसी वजह से लिख लिया ये सारा, बिठाओ इसको। यूएसए ने बिठाया ना, हां मैं ठाणे को जगह ठीक है, कि सुलह करने को जगह सुलह करे, रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है यूएसए ने स्टार्ट किया था। मेरा जगह नहीं है, फोटो कम हुआ, ठीक है, समझ आ गया सारा कुछ? ठीक है सर। ठीक है, गौर से सुने, इंशाल्लाह एंड में या बीच में मैं सवाल करता रहूंगा आप लोगों से, ठीक है। जो भी सवाल का जवाब मतलब देगा जल्दी देगा, इंशाल्लाह ही विल बी कंसीडर्ड द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक हो गया? इसमें ये एमसीक्यू आया था एमपीएससी में, सूडान के जो है दो हिस्से हैं, ठीक है। एक आपका सिर्फ सूडान है, एक है साउथ सूडान, ठीक है। और साउथ सूडान जो है जो लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ है, इधर सिर्फ सूडान लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे सिर्फ सूडान कहते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ सूडान है, ठीक है। ये साउथ सूडान सूडान से कौन से ईयर में अलग हुआ है, ठीक है। इसका ईयर पूछते हैं 2011 में, ठीक है। साउथ सूडान came into existence कौन से ईयर में? 2011 में, ठीक है। साउथ सूडान के मतलब ये सूडान है, इसके दो हिस्से हैं, एक साउथ सूडान एक सिर्फ सूडान। ऊपर वाला जो हिस्सा है जो नॉर्थ सूडान हम इसे कह सकते हैं, लेकिन उसे सूडान कहा जाता है। सूडान नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउथ सूडान है, ठीक है। साउथ सूडान, ठीक है। और इसके अलावा एक सवाल पूछा गया कि मतलब इससे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? सिटी पॉपुलेशन के हवाले से और एरिया के हवाले से कायरो, ठीक है। कायरो के कौन सी कंट्री का कैपिटल है? इजिप्ट, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इन द कॉन्टिनेंट, लिख लिया साहब? पॉपुलेशन में कौन इंडिया सारे लिख लिए, फिर आगे शुरू करते हैं। बेटा लो जी जी सर। अब आते हैं हम दरियाए नील, ठीक है। अभी तो ये दरियाए नील मतलब लॉन्गेस्ट में भी ये सेकंड नंबर पे आ गए, ठीक है। लार्जेस्ट भी और लॉन्गेस्ट भी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन सा रिवर है दुनिया में? अमेज़न रिवर, ठीक है। अमेज़न रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो रिवर नील है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। या नाइल या नील जो इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके भी दो हिस्से, एक है ब्लू नाइल, दूसरा है व्हाइट नाइल, ठीक है। जो ब्लू नाइल है इसका जो ओरिजिन है वो है लेक टना, लेक टना। ये कहां पर है? इथियोपिया में, इथियोपिया, ठीक है। जो व्हाइट नाइल है ये लेक विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया, और ये तंजानिया में,
अब मैप में देखेंगे ना, इथियोपिया लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये जहाँ पर मैंने बताया था ना, ये जिबूती बताया था, उसके अलावा इरिट्रिया बताया था। इरिट्रिया के नीचे ये पूरा एक कंट्री है इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया में एक लेक है जिसे कहते हैं लेक टना, ठीक है। लेक टना से जो दरिया नील जो वहां से ओरिजिन हो रहा है, जो हिस्सा वहां से ओरिजिन हो रहा है, निकल रहा है, उसे कहते हैं ब्लू नाइल या ब्लू नील, ठीक है। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है तंजानिया, बिल्कुल इथियोपिया, इथियोपिया के नीचे कंट्री है कीनिया, कीनिया के नीचे तंजानिया, ठीक है। तंजानिया में एक लेक है जिसे कहते हैं लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकल रहा है, व्हाइट नील निकल रहा है, ठीक है। ये सारे जगह दोनों ये जो नील है, ठीक है, नाइल रिवर्स है, ये मर्ज होकर कौन से समुद्र में जाके आउटफ्लो करते हैं, मेडिटेरेनियन सी में। ये ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये जो मेडिटेरेनियन सी मैंने बताया था, यहाँ पे जाके ये दोनों मतलब यहाँ पर तकरीबन ये जो सूडान है ना, सूडान खार्तूम, उधर ये दोनों मर्ज कर रहे हैं, वहां से ये एक ही नील बन रहा है, वहां से ऊपर जाके फिर मतलब ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें जाके आउटफ्लो कर रहा है, ठीक है। दरिया नील के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, ब्लू नील और व्हाइट नील। ब्लू नील कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, लेक टना, और ये व्हाइट नील विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। और यही जो लेक विक्टोरिया है ये इसी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे सारा ये नील का गुना भी हुआ है कि मतलब ब्लू नील जो है वो जा रहा है आपका इथियोपिया की तरफ, और नीचे जो आपका जो व्हाइट नील है वो आ रहा है इधर नीचे तंजानिया में। तंजानिया में ये लेक विक्टोरिया, ठीक है। और ब्लू जो नील है, ठीक है, ये इथियोपिया में, यहाँ पे लेक का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया लेक टना, यहाँ पे लेक टना इथियोपिया में, वहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, ब्लू नील। और व्हाइट जो नील है वो लेक विक्टोरिया से, ठीक है। ये दोनों मतलब ये सूडान में मर्ज हो रहे हैं, एक नील बन रहा है, एक ही दरिया बन रहा है, फिर आगे आउटफ्लो कर रहा है किसमें, मेडिटेरेनियन सी में। चलो ये सवाल आता है कि मैंने बताया आपको इथियोपिया का पुराना नाम क्या है, ठीक है ना। इस्लाम की हिस्ट्री जितने पढ़ी होगी उसे वो बता देगा आराम से। इथियोपिया, अबैसिनिया, ठीक है, अबैसिनिया या हबशा जिसे हम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तकरीबन थर्ड ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हुक्म दिया कि आप जाके हबशा की तरफ, अबैसिनिया की तरफ हिजरत करके चले जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां मतलब मुसलमानों के ऊपर परसिक्यूशन हो रही थी, टॉर्चर हो रहा था, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इथियोपिया की तरफ, अबैसिनिया की तरफ चले जाएं। वहां पर उस वक्त ये हुक्मरान था क्रिश्चियन, ठीक है ना, वो बड़ी बताई कि हमदर्दी रखता था मुसलमान की तरफ या इस्लाम की तरफ। इवन उसने बाद में इस्लाम कबूल भी कर लिया था, ठीक है। उसका क्या नाम था, नजाशी। नजाशी उस वक्त का लीडर था अबैसिनिया का, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है। इथियोपिया का पुराना नाम अबैसिनिया। और उस वक्त जब मुसलमान हिजरत करके गए थे, उस वक्त जो उसका रूलर था अबैसिनिया का, उसका नाम नजाशी था, ठीक है। इस बंदे ने बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था, और जब ये इसकी वफात हो गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे की गेबाना जनाज़ा नमाज पढ़ाई थी, ठीक है। बाकायदा इस वाले ये जिक्र जाता है कि कौन सा बंदा था या कौन सा रूलर था जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेबानी जो थी जनाज़ा नमाज पढ़ाई थी। उसके बाद जनाज़ा नमाज अक्सर आपको पता है ना, सामने बॉडी रखी जाती है, लेकिन ये उसकी बॉडी भी नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी इस बंदे की नमाज पढ़ाई थी, जनाज़ा नमाज। अब नजाशी की तो बेटा देख लिया अभी सामने पढ़वाइए। हाँ, इसकी नजाशी की पहले हजरत मुसलमान थे, सबसे पहले जो मुसलमान हिजरत करके गए थे वो अबैसिनिया की तरफ गए थे, इथियोपिया की तरफ, ठीक है ना। ये इसका मतलब पुराना एक नाम पूछा जाता है कि इथियोपिया का जो पुराना नाम क्या था, ठीक है। यहाँ ये भी उल्टा भी कह सकते हैं कि अबैसिनिया का नया नाम क्या है, ठीक है, इथियोपिया, ठीक है। ये इस्लामियात में या जीके में एमसीक्यूज आता है, अक्सर आता है। ठीक है, इसको खत्म। जी सूडान ऊपर मैप में देखेंगे ना, ये बिल्कुल सूडान में इधर ही मर्ज हो रहा है, मतलब ये आपका हो गया है उसमें सब सूडान में, नीचे साउथ सूडान, ये सूडान का हिस्सा है।
इक्वेटर की लाइन का मैंने बताया ना आप लोगों को, लेटिट्यूड लाइन जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ टू साउथ पोल, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट हो जा रही है, ठीक है ना। इक्वेटर लाइन के बारे में ये पूछा जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज थे जहां से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, ठीक है। वो तीन कंट्रीज कौन से थे, कोई बता सकता है? हाँ बताएं। नहीं वो साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर और ये बताया मैंने, साफ बताया ना, ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है, ये 3 कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पर 6 कंट्रीज है, कितने कंट्रीज है? अफ्रीका में 6 कंट्रीज है, वहां से इक्वेटर की लाइन गुजर रही है। और वो 6 कंट्री कौन से, ठीक है? जीसीसी लिखते हैं, जीसीसी, यूकेएस, जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, यूकेएस यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये सब ना मतलब ऐड कर लिया अपनी तरफ से। 7 है ना, 6 हो गए ना है तो 7 है टोटल। उधर भी 3 और मिला लेंगे हम, तकरीबन 3 उस तरफ है साउथ अमेरिका में और 1 मेरे ख्याल में इधर एशिया में भी है, ठीक है। टोटल 1 7 तकरीबन 10 11 हो जाते हैं, ठीक है। बताऊंगा अभी। यहाँ पर सिर्फ अफ्रीका में 6 हैं ये, ठीक है ना। अफ्रीका में के नाम मैं आपको बता देता हूं कौन से। जी से कौन सा कंट्री है? गैबोन, ठीक है। सी से दोनों कोंगो, कोंगो 2 है, ठीक है ना। एक के सिर्फ कोंगो, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। लेकिन उसे आप कोंगो समझ लें, डॉक्टर कोंगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। इसको आप कोंगो ही समझ लें, ठीक है। ये सी कोंगो, ठीक है। और यू के साथ है युगांडा, कीनिया, एस के साथ सोमालिया, ठीक है। जीसीसी, यूके, ये 6 कंट्रीज है अफ्रीका में जहां से इक्वेटर की लाइन जो है वो गुजर रही है। क्लियर? ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन से कंट्रीज का बॉर्डर लग रहा है, ठीक है ना। मेडिटेरेनियन सी किन कौन से कंट्रीज को लगता है, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है। उसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है मेडले, ठीक है ना। मेडले मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और ई के इजिप्ट। मोरक्को, ठीक है। अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है, और लीबिया और इजिप्ट। आप देखेंगे ऊपर इन कंट्रीज का ये मतलब ये मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर लग रहा है, ठीक है ना। यही कंट्री जो है वो शेयर कर रही है अपना बॉर्डर किसके साथ? मेडिटेरेनियन सी के साथ, ठीक है। मेडले। एक और सवाल नीचे पूछा जाता है कंट्री के बारे में, वो कौन सा कंट्री है। पहले मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका में एक कंट्री था जिसके दो कैपिटल्स थे। वो कौन सा कंट्री था साउथ अमेरिका में जिसके 2 कैपिटल्स थे? साउथ अमेरिका में बताया, साउथ अमेरिका में बताया था। ब्राजील, बोलिविया बताया था। बोलिविया। कौन कौन से कैपिटल्स का क्या नाम था? एक जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होता है, एक नहीं वो होते हैं बिल्कुल नहीं, उसके नाम क्या थे? एक था लापाज, बिल्कुल, एक था लैपेज या लैपाज और दूसरा था सक्रे, ठीक है। ये 2 उसके कैपिटल्स थे, ठीक है। बोलिविया का एक था लैपेज, दूसरा था सक्रे, ठीक है। यहाँ पर भी एक
कंट्री है जिसके 2 नहीं 3 कैपिटल्स है, ठीक है ना। वो कौन सा कंट्री है? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल नीचे बिल्कुल आप ये एंड में कंट्री बना हुआ है, लिखा है ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के वो 3 कैपिटल कौन-कौन से हैं? इसमें सवाल आता है कि मतलब इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सा है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल वो होता है जहां पर उसकी पूरी कैबिनेट बैठती हो, प्राइम मिनिस्टर बैठता हो या प्रेसिडेंट बैठता हो, ठीक है। जहां पे सारे डिसीजन जो मेकिंग होती है, डिसीजन जो मेकिंग होती है कंट्री के हवाले से डिफरेंट अफेयर्स के ऊपर, वहां पर होती है एग्जीक्यूटिव। उसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहा जाता है। उसका क्या नाम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल? प्रिटोरिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं ये। दूसरा है केप टाउन, ठीक है। केप टाउन में इसको पार्लियामेंट्री कैपिटल कहा जाता है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। वहां पर मतलब जैसे हमारे यहाँ एमपी एमएलए जैसे बैठते हैं, ठीक है ना। लॉ मेकिंग या प्रोसेस है वो इसी कंट्री इसी मतलब इसका जो कैपिटल है केप टाउन, वहां पर होते हैं, ठीक है। केप टाउन। तीसरा इसका कैपिटल है ब्लूमफोंटेन, ठीक है ना। ब्लूमफोंटेन उसका जुडिशरी कैपिटल है ये। वहां पर मतलब जैसे हमारे यहाँ सारे मतलब पार्लियामेंट, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव सारे इस्लामाबाद में है ना, लेकिन इसकी जो जुडिशरी है वो ब्लूमफोंटेन में है, ठीक है। उसकी मतलब जैसे पार्लियामेंट है वो केप टाउन में है, ठीक है। उसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो प्रिटोरिया में है, उसकी जो जुडिशरी है वो है ब्लूमफोंटेन। जुडिशरी कैपिटल इसका है, ठीक है ना। ये तीनों जो बॉडीज हैं ये डिफरेंट मतलब कैपिटल्स में लोकेटेड हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लूमफोंटेन। लिख लीजिए। यहाँ पर 2 कंट्री है, एक है ज़ैम्बिया, दूसरा है जिम्बाब्वे, ठीक है। बिल्कुल आप इसमें देख लें जैसे साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर जिम्बाब्वे लिखा हुआ है। साउथ अफ्रीका के बिल्कुल मतलब ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, जिम्बाब्वे लिखा है, उसके साथ ही ज़ैम्बिया है, ठीक है। इसके मतलब क्या आपको इसके और जो सवाल आता है इसके पुराने नाम पूछे जाते हैं इन दोनों कंट्रीज के, ठीक है ना। ये जो जिम्बाब्वे है इसे कहते हैं साउथ रोडेशिया कहा जाता था। लिख देता हूं, ये एमसीक्यू अक्सर आता है कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? साउथ रोडेशिया, ठीक है ना। उसके बिल्कुल ऊपर एक कंट्री है ज़ैम्बिया, उसे कहते हैं नॉर्थ रोडेशिया। नॉर्थ रोडेशिया, ठीक है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम साउथ रोडेशिया और ज़ैम्बिया का नॉर्थ रोडेशिया, ठीक है। ये सवाल अक्सर आता है इस हवाले से, ठीक है। जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया का अक्सर एमसीक्यू में एफपीएससी में ये सवाल मैंने देखा है कि इनके पुराने नाम पूछे जाते हैं, जिम्बाब्वे के और ज़ैम्बिया के। जैसे इथियोपिया का पूछा जाता है अबासिनिया, ठीक है, अबासिनिया, इसी तरह इनके भी पूछे जाते हैं। साउथ अफ्रीका में एक रिवर है, इसका नाम है ऑरेंज रिवर। जैसे कि येलो रिवर है, येलो रिवर चाइना में, ठीक है। ऑरेंज रिवर कहां पर है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आता है कि ऑरेंज रिवर कहां पर है, ठीक है। ऑरेंज कलर का रिवर साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसके अलावा ये कंट्री है साउथ अफ्रीका, वाइड कंट्री है जिसके अंदर 2 फर्दर कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज है साउथ अफ्रीका में। आप देखेंगे ना, देख लें आप इसका मैप में देख लें,
दो कंट्रीज हैं, दो अलग साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज है। क्या? लेसोतो और स्वाजीलैंड। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं। स्वाजीलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड एंड लेसोतो, ये दो कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका की, टेरिटरी में अंदर है। ठीक है, आए बिल्कुल पर हो हेगा कंट्री ने जेके यूएन का मेंबर भी है। ठीक है, वेटिकन सिटी का यूएन मेंबर है जी। हां, यू वेटिकन बोल, वेटिकन वाले एक होने के इंडिपेंडेंस हम के न्यूट्रल करती ने कहे हुआ है तकरीबन, मानो वो ताज चर्च या वाले सामने शो आता है खबर होती वेटिकन सिटी। हां, पोप चर्च। यूरोप में माउंटेन रेंज कौन सी सबसे, यूरोप में क्या कहते हैं कि हाईएस्ट पीक का क्या नाम था यूरोप में? बताया मैंने आपको, हाईएस्ट पीक माउंटेन के हवाले से हाईएस्ट पीक क्या नाम था यूरोप में? वो तो साउथ अमेरिका में ना, यूरोप में माउंट एल्ब्रस बताया था ना, माउंट एल्ब्रस कौन सी माउंटेन रेंज में थी? कॉकेसस माउंटेन्स, कॉकेसस माउंटेन रेंज थी, वहां पर माउंट एल्ब्रस है। ठीक है, इसी तरह हाईएस्ट पीक के साउथ इसकी कॉन्टिनेंट की अफ्रीका की वो कौन सी है? उसे कहते हैं माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो कौन से कंट्री में? ये कंट्री होगा, कॉन्टिनेंट आ गया आपका अफ्रीका, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। ठीक है, तंजानिया में एक लेक भी बताई थी अभी, कौन सी लेक है सबसे बड़ी लेक? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया भी यहाँ पर है। ठीक है ना, तंजानिया में सबसे बड़ी लेक अफ्रीका में। ठीक है, वो माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, दैट इज आल्सो लोकेटेड इन तंजानिया। लेक विक्टोरिया इज शेयर्ड बाय 3 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा एंड गिनी। ओरिजिन होता थे, ओरिजिन दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पाकिस्तान में थर है, चल है, थर है, चोलिस्तान है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट भी लैम्बर्ट है, अंटार्कटिका में तो जी, अंटार्कटिका में डेजर्ट है, अंटार्कटिका डेजर्ट है, लेकिन उसको पता नहीं सबसे जो बड़ा डेजर्ट बुक्स में लिखा गया है, इसको लिखा गया है अंटार्कटिका। यहाँ पे इसके शायद इसको लिखा गया है, यहाँ पे नंबर पे आ रहा है जी, अब ये सेकंड नंबर पे आ रहा है मेरे ख्याल में इनहेबिटेंट के हिसाब से जहाँ पे लोग आसपास ज्यादा रहते हो। ठीक है, इस सेंस में शायद, इस सेंस में इसको सबसे ज्यादा मतलब करा दे दिया गया है सहारा डेजर्ट को। इनहेबिटेंट मतलब वो डेजर्ट जहाँ पे लोग रहते हो। ठीक है, और उधर लोग तो नहीं रहते तकरीबन अंटार्कटिका में। ठीक है, इनहेबिटेंट के हिसाब से सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है, इसमें काफी कंट्रीज आ जाती है, काफी कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है ना, ये मॉरिटेनिया में, अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट में, ठीक है ना, चाड में, नाइजर में, ये सारे कंट्री लिखे हुए हैं। बिल्कुल ये मतलब बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट। ये 3 कंट्रीज हैं अफ्रीका में। ठीक है, इनको आप ढूंढे कहाँ है मैप में, देख लें, मिल रहे हैं आपको? नाइजीरिया, बेनिन एंड टोगो।
इनका एक कलेक्टिव एक नाम है, कलेक्टिवली इनका एक नाम है, ठीक है, इनको कहा जाता है, आप देख लें पहले ये मैप मिल रहे हैं आपको, ये सारा डिटेल लिखा हुआ है, इसके नीचे आ जाए बिल्कुल, ये नाइजीरिया लिखा हुआ है, ठीक है, नाइजीरिया के साथ बेनिन है, बेनिन के साथ नीचे बिल्कुल उसके साथ टोगो है, देखिए, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज को मिला के कलेक्टिव नाम दिया जाता है स्लेव कोस्ट, स्लेव गुलामी, गुलाम, ठीक है, यहाँ से मतलब पूरी दुनिया में क्या होते थे, आपके जो गुलाम थे वो एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है, इनका मतलब ये लेकिन इनफेमसली या नोटोरियसली इनको नाम का तीनों कंट्रीज को कहा जाता है स्लेव कोस्ट, ठीक है, ये अक्सर इसके बारे में भी सवाल आता है कि स्लेव कोस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक है, ये तीनों आते हैं, नाइजीरिया, बेनिन एंड टोगो, स्लेव कोस्ट, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ स्लेव कोस्ट, बस ये कंट्रीज लिखे हुए नाइजीरिया, बेनिन और टोगो, इनको स्लेव कोस्ट कहा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कंट्रीज है गाना, ठीक है, गाना, गाना को कहा जाता है गोल्ड कोस्ट, क्या गोल्ड, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, हमारा गाना का दूसरा नाम गोल्ड कोस्ट, और इन कंट्रीज का कलेक्टिवली नाम है स्लेव कोस्ट, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज अक्सर आता है कि मतलब गाना का दूसरा नाम पूछा जाता है या उसको किस हवाले से उसको मतलब फेमस समझा जाता है, ठीक है, गोल्ड कोस्ट के हवाले से, और यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज को कलेक्टिवली किस नाम से मतलब फेमस समझा जाता है, वो है स्लेव कोस्ट। गोल्ड कोस्ट क्यों कहा जाता है? गोल्ड सोने की वजह से, सोना शायद उसमें ज्यादा मिलता है इस वजह से, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ से, कोस्टल एरिया से चीजें आपके दूसरे कंट्रीज की तरफ भेजी जाती है। बताओ जी जी जरूर। आ गया वो आप अभी जो सवाल पढ़ रहे थे ना कोंगो रिवर के बारे में, बुक में जो लिखा हुआ था, लेक टेंगनयिका, YIK, टेंगनयिका, कोंगो रिवर, ठीक है, नील के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, कोंगो रिवर, ठीक है, दरिया नील के बाद, ठीक है, ये जो ओरिजिन होता है ये होता है लेक टेंगनयिका से, ठीक है, ये भी तंजानिया में लेक टेंगनयिका यहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, इसका जो आउटफ्लो है वो आप देखेंगे इधर बिल्कुल इधर जो ये समंदर है साउथ अटलांटिक ओशन, इधर एक कंट्री है अंगोला, ठीक है, वो यहाँ पे अंगोला लिखा हुआ है, अंगोला,
ठीक है, अंगोला के साथ इधर मतलब जाके मतलब अल्टीमेटली ये साउथ अटलांटिक ओशन में जाके और आउटफ्लो करता है ये कॉन्गो रिवर। ठीक है, शुरू होता है कहां से, लेक सेंगन, ये क्या थे, तंजानिया, रास ओरिजिन, और आउटफ्लो अंगोला, साउथ अटलांटिक ओशन। इसके बारे में जो एमसीक्यूज आता है अक्सर, ये वाइड रिवर है दुनिया का जो इक्वेटर से 2 दफा गुजरता है, 2 दफा। ठीक है, अ रिवर दैट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, दैट इज कौन सा रिवर है वो, कॉन्गो रिवर है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, देखिए आप ये लेक टेंगरियाका से, ठीक है, टेंगरियाका से निकल के ये ऊपर जा रहा है ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, इक्वेटर से गुजर रहा है। ठीक है, इक्वेटर से गुजर रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है, फिर ये ऊपर कॉन्गो लिखा हुआ है, रिवर नेम लिखा हुआ है, फिर नीचे आके, फिर नीचे यहां से आके जो बेसिन के बिल्कुल लेफ्ट में फिर वहां से गुजर रहा है इक्वेटर से, 2 बार इक्वेटर से गुजर रहा है ये रिवर। ठीक है, फिर जाके नीचे अंगोला की तरफ आ रहा है, मतलब ये आउटफ्लो कर रहा है अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में। ये भाई आज सुबह पढ़ रहे थे कि कौन सा रिवर है, ठीक है ना, जो इक्वेटर से ट्वाइस गुजरता है, वो रिवर कौन सा है, वो कॉन्गो रिवर है। ठीक है, ये एमसीक्यू अक्सर एसपीएससी में भी शायद आया था। ठीक है, 2018 में शायद आया था इस बार इस रिवर के बारे में, कॉन्गो रिवर के बारे में। समझ गए? जी जी सर। ठीक है ना, ये देख लेना आप वेब में, ये कॉन्गो रिवर नीचे नीचे जा रहा है ये, ठीक है, दोनों पर ये फिर ऊपर फिर दोबारा ये इक्वल लाइन देखें ना, ये इक्वल लाइन है, यहां से गुजर रहा है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई? आ गई समझ? वेब देख लिया 2 बार। ठीक है, ये ये इक्वल लाइन है, यहां से गुजर के फिर यहां ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, फिर इक्वल लाइन गुजर रहा है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये कॉन्गो रिवर, ठीक है, ये जो ब्लू है, यहाँ से ये को लाइन है, चली जा रही है, यहाँ से गुजर रहा है, फिर ये ऊपर, फिर आगे नीचे, फिर यहाँ से इक्वेटर से फिर गुजर रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार इंडिया में साउथ अफ्रीका में जिसमें 3 कैपिटल्स है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल्स हैं, उसके अलावा ऑरेंज रिवर भी वहीं पर है। ठीक है, उसके अलावा इस कंट्री की एक मशहूर शख्सियत रही है, पर्सनालिटी, नेल्सन मंडेला। सुना है ना आपको इसका? नेल्सन मंडेला वो भी इसी कंट्री से था। ठीक है, जिसने अपार्थाइड मूवमेंट चलाई थी, अपार्थाइड मूवमेंट, जो ब्लैक लोग हैं उनके राइट्स के लिए, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में सवाल आ जाता है कि वो कितने साल जेल में रहे थे? 27 साल। ठीक है, 27 साल नेल्सन मंडेला, ठीक है, जेल में रहे थे। ठीक है ना, और ये 1994 में फिर प्रेसिडेंट बने थे, 1994 में प्रेसिडेंट। ठीक, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला 1994 में। ठीक है ना, इसकी मूवमेंट का नाम था अपार्थाइड मूवमेंट। ठीक है भाई, कलीम ये भी भाई अफ्रीका के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी के हवाले से।